नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 9 में हिंदी में ये वर्तनी आज हम देखेंगे। जो धोरण आपका चैप्टर 12वां है, जो रानी हमने अगले लेक्चर में देखा था। उसके बाद ये वर्तनी यानी कि क्रम से लिखना, इसको वर्तनी कहते हैं। वो आज जो टॉपिक हम जो आपकी पाठ्य पुस्तक के धोरण 9 की हिंदी उसमें दिया गया है, वो आज हम देखेंगे। तो ये जो वर्तनी है, पहले ये वर्तनी किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा हम पहले जान लेते हैं कि वर्तनी को उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में सीलिंग कहा जाता है, जिसे शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। ये हमने पहले जान लिया कि वर्तनी किसे कहते हैं। इसे उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग, सीलिंग नहीं लेकिन स्पेलिंग कहते हैं, कहा जाता है। और इस शब्द से जितने वर्ण अक्षर इसे अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। अब देखते हैं आगे थोड़ा। हम वर्तनी संबंधी कुछ जानकारियों को अभ्यास करेंगे। उन्हें लिखते एवं बोलते समय मनन करने से वर्तनी दोष निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। ये जो यहाँ बताया गया है टॉपिक को वर्तनी दोष को दूर करने का उपाय बताया गया है। यानी कि हम जो वर्तनी संबंधी कुछ जानकारियां का जो अभ्यास करेंगे, उन्हें लिखते बोलते समय मनन करने से जो वर्तनी का दोष है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो कैसे दूर होगा? तो पहले हम यहाँ उसके बारे में पहला जान लेते हैं। और इसमें पहला टॉपिक है हमारा वर्णों की लिखावट में सावधानी। वर्णों की लिखावट में सावधानी। तो वर्णों की लिखावट से हमें क्या सावधानी रखनी, वो हम पहला टॉपिक है जो वर्तनी दोष दूर करने का उपायों में जो उपाय है उसमें वर्णों की लिखावट में सावधानी। उसमें पहला टॉपिक है ख को ख की तरह र र व की तरह न लिखे। इससे ख र व बनकर वर्ण से शब्द बन जाएगा और अर्थ हो जाएगा दाना। जैसे रवादार यानी कि दानेदार। पहला टॉपिक है आपको वर्तनी दोष दूर करना है, तो ख यहाँ दिखाया गया है, जो यहाँ हमारे सामने है। ये ख और यह है र रव। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हम ऐसे ख लिखते हैं, तो कोई लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो ऐसे क्या हमें हम पढ़ने पाएंगे र व। और इसका उदाहरण हमें दिखाया गया रवादार यानी कि दानेदार। ख को ख की तरह ही लिखना चाहिए, क्योंकि ख वर्ण है और अगर र लिखेंगे तो वर्ण से शब्द बन जाएगा और वो उसका अर्थ हो जाएगा दाना यानी कि रवादार यानी कि दानेदार। ये पहला टॉपिक है, आपको ध्यान में रखना है कि ख को र की तरह न लिखे, ख को ख की तरह ही लिखे, वरना उसका अर्थ ऐसा दूसरा अर्थ हो जाएगा। अब दूसरे जो टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक है घ। घ पर पूरी शिरोरेखा होती है, जबकि वो ट वर्गीय व्यंजन ढ का पूर्व का गोल वाला सिरा बूढ़ा होता है। और
मूले भाग तथा शिरोरेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है। यह बात आई, घ की बात आई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ख को ध की तरह लिखते हैं। जैसे हम यहाँ ख देखते हैं तो ख में जो शिरोरेखा उसके ऊपर होती है वो पूरी तरह आती है, लेकिन ध में ऐसे आती है। यानी कि जो त वर्गीय व्यंजन है उसमें ध का पूर्व गोल वाला यानी कि ए वाला हम देखते हैं यहाँ, ए वाला जो गोला है, गोल है, वो सिर उसको कहते हैं। सिर वो मुड़ा होता हुआ है और मुड़े भाग तथा सिरोरेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है। यानी कि ये हम ध लिखेंगे तो इसके मुड़े हुए भाग के और इसके बीच रेखा के सिरोरेखा के बीच रिक्त स्थान यहाँ रिया रिया यहाँ रिक्त स्थान है। तो ये भी आपको ख्याल रखना है कि ख जब आप लिखो और ध लिखो तो ख को उसके ऊपर पूरी सिरोरेखा करनी चाहिए, और ध के और ध जब लिखो तब उसके और जो गोले वाला सिरा है उनके और मुड़ा होता है वो मुड़े भाग और सिरोरेखा के बीच थोड़ा रिक्त स्थान होना चाहिए। ये आपको दूसरा टॉपिक याद रखना है। अब तीसरे पर आते हैं। इसी तरह थ, भ, य, श, क्ष और श्र की लिखावट में ऊपर से मूले भाग के ऊपर सिरोरेखा नहीं होती है। भ के ऊपर पूरी तरह से सिरोरेखा देने से म का भ्रम पैदा हो सकता है। यानी कि जो थ होता है भ, य, श, क्ष और श्र, ये सब मुड़े हुए भाग है जिसकी लिखावट में ऊपर से मुड़ा हुआ भाग है, उसके ऊपर सिरोरेखा नहीं होती। श्र के ऊपर नहीं होती है। थ के ऊपर जो मुड़ा हुआ भाग उसके ऊपर सिरोरेखा नहीं आती, भ के ऊपर भी नहीं आती, य के ऊपर भी नहीं आती, श के ऊपर भी नहीं आती, क्ष ऊपर और श्र के ऊपर भी नहीं आती। लेकिन भ के ऊपर जो पूरी तरह से सिरोरेखा देने से वो म का भ्रम पैदा हो सकता है। हमें ऐसा भी लग सकता है कि म लिखा हुआ है, भ्रम की जगह मरम मर्म ऐसा भी सुनाई पड़ता है, दिखाई देता है। इसलिए जब भी आप ये थ, भ, य, श, क्ष, श्र, घ, ध, ध ऐसा शब्द लिखो तब आपको ये जो मुड़ा हुआ भाग है उसके ऊपर सिरोरेखा नहीं करनी है। वो सिरोरेखा मुड़ा हुआ भाग और सिरोरेखा के बीच जो रिक्त स्थान हमेशा रहना चाहिए। ऐसा करने से आपकी वर्तनी का दोष है वो निश्चित रूप से वो दूर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा कुछ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संयुक्ताक्षर एवं संयुक्ताक्षरों के जिन शब्दों में उपयोग हुआ है ऐसे शब्दों का अध्ययन कीजिए। अब यहाँ हमें जो संयुक्ताक्षर है और संयुक्ताक्षरों का जिन शब्दों का उपयोग हुआ है इस शब्दों का हमें अध्ययन करना है। तो करते हैं। यहाँ हमारे सामने बताया गया है। यहाँ पहला है वो है द और व यानी कि द्व। ये जो द हमारे सामने बताया गया है वो व्यंजन है। जो द है उसके साथ कोई स्वर नहीं मिला है, क्योंकि द के साथ जब अ जुड़ेगा तब वो ऐसा द होगा। अभी ये ऐसा है तो इसके साथ द के साथ व मिला, क्या हुआ द्व। और उसका हम शब्द लिखेंगे तो क्या होगा विद्वान, द्वार ऐसा होगा। द है उसके साथ व मिला इसलिए होगा द्व। और हम लिखेंगे तो यहाँ हमने देखा कि विद्वान और वार ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। वैसे ही यहाँ दूसरा शब्द है द, उसके साथ द मिला तो होगा द, तद्दन यानी कि दो द, राजगद्दी ऐसा शब्द हमें। इसके साथ दूसरा संयुक्त अक्षर का जो प्रयोग हो इसके अन्य शब्द में उनके साथ जुड़ा है, इसलिए वो हमने आगे सूचना क्या देखी
कि संयुक्त अक्षरों का जिन शब्दों को उपयोग हुआ है ऐसे शब्दों का हमें अध्ययन करना है। उनको संयुक्त अक्षर है एवं संयुक्त अक्षरों का जिन शब्दों में उपयोग हुआ है वो हम यहाँ देख रहे हैं। द के साथ म हुआ तो हुआ द्म, पद्म, छद्म। द के साथ य जोड़ दिया तो हुआ द्य, पद्य, विद्या। द के साथ ध जोड़ दिया तो हुआ द्व, युद्ध हुआ, युद्ध, प्रसिद्ध। द के साथ घ जोड़ दिया तो उद्ग हुआ, ग हुआ तो उद्घाटन, उपद्घात। ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। और यहाँ यह ह हुआ तो इसके साथ यह जोड़ दिया तो यह हुआ, बाह्य, संह्य। यह के साथ रू जोड़ दिया तो रू हुआ, हृदय। अपहरत, श है तालव्य, उसके साथ र जोड़ दिया तो श्र हुआ, श्रवण, श्रेष्ठ। ट के साथ र जोड़ दिया, ट्र हुआ, राष्ट्र, ट्रक। ये जो सब यहाँ पहली लाइन में जो बताए गए हैं सब अक्षर, यहाँ देखते हैं हम ए वाले, वो सब अक्षर इनके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे यहाँ ऐसे दिखाई दिए हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं द, यानी कि वो अभी उनके साथ कोई स्वर इसके अंदर उनके साथ जुड़ेगा तो वो द से इनको हम बोल नहीं सकते, ऐसा होगा। क्योंकि द के साथ अगर अ आया उसके साथ जोड़ेगा तो वो द होगा, पूरी तरह वो द होगा। लेकिन हमें इनके साथ क्या वह जोड़ दिया तो क्या हुआ, द्व। और वैसे स्वर व्यंजन की बात करें, स्वर व्यंजन व्यंजन के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें तो उसके हिसाब से तो ये द है वो व्यंजन है, वह भी व्यंजन ही है। लेकिन ये संयुक्त अक्षर की हमने यहाँ बात की, तो ऐसे संयुक्त अक्षर हमें मिलते हैं। ट है जो हलंत है, लेकिन उसके से हमने स्वर निकाल लिया है। द में से अ है वो निकाल लिया है, तो आधा हो गया है। और इसके अंदर हमने व जोड़ दिया तो द्व हुआ। ऐसे ही सब यहाँ द के अंदर म जोड़ दिया तो म हुआ, पद्म, छद्म। द के अंदर ध जोड़ दिया तो युद्ध, प्रसिद्ध, ऐसा हुआ। द के साथ घ जोड़ दिया तो उद्घाटन, उद्घात, ऐसा शब्द हमें मिला। ह के अंदर यह जोड़ दिया तो बाह्य, सह्य। र के साथ रू जोड़ दिया तो हृदय, अपहरत, ऐसे शब्द हमें मिले। श के साथ र जोड़ दिया तो श्रवण, श्रेष्ठ। ट के साथ र जोड़ दिया ट्र, राष्ट्र, ट्रक। ये जो संयुक्त अक्षरों का प्रयोग यहाँ हुआ है, ऐसे अन्य शब्द भी अपने किताब अनुस्वार चंद्र बिंदु में भी आप लोगों को देखना है। तो ये हमने पूरा देख लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुस्वार और चंद्र बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूर्ण अनुस्वार है और अर्ध अनुस्वार, यानी कि चंद्र बिंदु जिनको हम कहते हैं, वो यहाँ एक हमारे सामने पूरा का पूरा एक कोष्टक रखा हुआ है, जिसमें पहला है अंत, तो ये पूर्ण अनुस्वार है। और अर्ध अनुस्वार में उसका होगा आक, गंध, गांव, तंतु यानी कि ताक, दंभ, दांत, पंच, पांच, हंस यानी कि हंसी। ये जो पूर्ण अनुस्वार है, अंत, गंध, तंतु, दंभ, पंच, हंस। और अर्ध अनुस्वार है आत, गांव, तात, दगात, पांच, हंसी। ये सब अर्ध अनुस्वार का बिंदु है, और ये है वो पूर्ण अनुस्वार के बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो हमने अनुस्वार, पूर्ण अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार देखे उसमें क्या है। ये ऊपर दिए गए उदाहरणों में अंत, दंभ, पंच इत्यादि में जिस चिन्ह
ये हमारे सामने चिन्ह रखा है, प्रयोग किया गया है, जैसे उसे अनुस्वार कहते हैं। और वो आप, दांत, पांच इत्यादि में जो जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसे हम अर्ध अनुस्वार या चंद्र बिंदु कहते हैं। ये सब आप जानते ही हैं, इसलिए मुझे इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो इसी तरह यहाँ बताया गया है हमारे सामने, ये इसको हम अनुस्वार कहते हैं, पूर्ण अनुस्वार। और यहाँ जो चंद्र बिंदु बताई गई है वो अर्ध अनुस्वार इसे हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अब थोड़ी बात इनके बारे में कर लेते हैं कि पूर्ण अनुस्वार ग, य, अण, न और म, इन अनुनासिक पंचम वर्णों की सहायता से भी लिखा जाता है। इनमें से प्रत्येक अपने वर्ग के अक्षर के साथ संयुक्त वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ बताया गया कि तो ये पूर्ण अनुस्वार, हाँ, तो पूर्ण अनुस्वार कौन 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 से शब्द है यहाँ हमारे सामने बताया गया, य, ग, ञ, ण અને न और म, यहाँ हमारे सामने दिखाई दिया है। ये वाला, ये वाला, ये जो हम देख रहे हो पूर्ण अनुस्वार। इन अनुनासिक में पंचम वर्णों की सहायता से लिखा जाता है। इनमें से प्रत्येक अपने वर्ग के अक्षरों के साथ संयुक्त वर्ण के रूप में वो प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ हमारे सामने पूरा चैप्टर कोष्टक बताए जाते हैं, क, ख, ग, घ, या पूरा लिखा हुआ है, क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब और गयण, न, म और गजड़, ध, भ, ये इनके साथ यहाँ अनुनासिक पंचम वर्ण क, ख, ग, घ, इनके साथ ग लिखा जाता है। च, छ, ज के साथ य लिखा जाता है। टठ, ड, ढ, ण के साथ ण लिखा जाता है। तथ, द, ध, न के साथ तथ, द, द के साथ न लिखा जाता है। और पफ, ब, भ, म के साथ म लिखा जाता है। ये पूर्ण अनुस्वार दो तरह लिखा जाता है। इसके लिखने की दो रीत भी यहाँ हमारे सामने मौजूद है। तो ये अनुस्वार जो हमने देखे, आगे हमने आगे 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 हमने चर्चा की ना, ये अनुस्वार अंत, आत, गंध, गांव, वो यही बात हो रही है कि ये जो अनुस्वार है उनके साथ ये लिखे जाते हैं। अनुस्वार के साथ ये वो लिखे जाते हैं। जैसे यानी कि ऐसा समझो कि वो अनुस्वार की जगह भी लिखा जाता है। संयुक्त वर्ण के रूप में हो तो वो संयुक्त वर्ण के रूप में वो प्रयुक्त होते हैं, यानी कि वो लिखे जाते हैं। तो यहाँ उसके सामने हमारे सामने पूरा एक कोष्टक में बताया गया है। शंकर और शंख, ऐसे दो शब्द हमारे सामने कि जो अंत वर्ग के अंतिम अनुनासिक वर्ग के साथ यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि वर्ग के अंतिम अनुनासिक वर्ग के साथ, यानी कि शंकर, इसमें जो ये ग है वो यहाँ लिखाया गया है। और अनुस्वार के चिन्ह के साथ हम देखें तो शंकर यहाँ लिखा हुआ है, देखते हैं हम। इसमें अनुस्वार बताया गया है, पूर्ण अनुस्वार, और यहाँ इसकी जगह ये ग लगाया हुआ है। शंकर ग है वो यहाँ लगाया हुआ है। शंख का शंख यहाँ पूर्ण अनुस्वार लिखाया है, लेकिन यहाँ भी शंख या ग है वो यहाँ वर्ग के साथ वो लगाया गया है। वैसे यहाँ अंजन ऐसा लिखा है, और यहाँ हम अंजन, चंचल, तो यहाँ चंचल ऐसा शब्द यहाँ प्रयोग, यानी कि ये तो ये है वो ग वाला है, यानी कि ये क, ख, ग, घ और ग, यानी कि जो सही अनुस्वार कहाँ आता है पहले हम वो चर्चा करें। तो अनुस्वार के बाद का जो अक्षर है उनके हिसाब से वर्ग के अनुसार वो शब्द हमें लिखना है। तो यहाँ जो
शंकरमा, तो शंकरमा हम देखें तो शंक के बाद क आता है, तो क कौन से वर्ग में है, तो यहाँ, तो उसके वर्ग में कौन सा है, तो के ग, इसलिए यहाँ ग आया। वैसे ही दूसरा शब्द है ख, शंख, तो शंख के ख कौन से वर्ग में है, तो पहले वर्ग में, ये ख, ख के वर्ग में कौन है, तो के ग, तो इसलिए वो ग के साथ है। यानी कि वर्ग के अंतिम अनुनासिक वर्ग के साथ हो आता है, यानी कि क का अंतिम अनुनासिक वर्ग कौन सा है, तो के ग, तो यहाँ हमारे सामने वो आया, इसलिए वो यहाँ हमने ग लगाया, शंकर। ख का अंतिम अनुनासिक अक्षर कौन सा है वर्ग के साथ, तो के ग, तो यहाँ आया। वैसे ही दूसरा है तो अंजन, अंजन में तो अंज अनुनासिक के बाद ज आता है, तो ज के अंतिम अनुनासिक वर्ग के साथ कौन सा है, तो के य, तो यहाँ य आया। तो यहाँ अंजन यो ऐसा हुआ। वैसे ही दूसरा है चंचल, चंचल में च के वर्ग के अंतिम अनुनासिक वर्ग कौन सा है, च वर्ग के, तो च से य, तो यो भी यहाँ य है, तो इसलिए वो यहाँ य आया। वैसे ही दूसरा ण है, को यहाँ घंटा और डंडा ऐसा है। ये अनुस्वार चिन्ह के साथ हम देखें तो यहाँ पूर्ण अनुस्वार के घंटा और डंडा हमें यहाँ स्पष्ट दिखाई, लेकिन यहाँ की जगह हमें ये संयुक्त वर्ण है अनुनासिक, इनको हमें मिलना लिखना है, तो क्या करेंगे, तो पहले हमें घ, तो घ ढूंढना है, तो घ कौन से वर्ग में है, तो के ट, सॉरी घंटा में ट लास्ट के अनुस्वार के बाद ट, ट वर्ग है, तो अनुनास के बाद ट अक्षर है, तो ट अक्षर कहाँ है, यहाँ, और उनके वर्ग के अंतिम अनुनासिक कौन सा है, के ण, तो ये ण आया, इसलिए वो यहाँ घंटा ऐसा लिखा। ड, ड में ऐसा ही है, अनुनासिक के बाद कौन सा है यहाँ, डंडा की में क्या है, ड है, तो ड कहाँ है, ओके, यहाँ है, और उनका अंतिम अनुनासिक वर्ण कौन सा है, ण, तो यहाँ डंडा ऐसा है। और लास्ट देखते हैं हम, चंदन, संत, इसका अनुनासिक वर्ग है न, तो चंदन, और यहाँ हमने अनुस्वार चिन्ह के साथ देखा, तो चंदन और संत, लेकिन हमें वर्ग के अंतिम अनुनासिक वर्ग के साथ हम देखें तो अनुनासिक के बाद कौन सा है, द वर्ग, तो द वर्ग पहले हमें ढूंढना है, द कहाँ है, पे ए रहा, तो उनका अंतिम अनुनासिक वर्ग का कौन सा है, तो के न, तो हमने यहाँ चंदन आया। और वैसे ही यहाँ संत, उसके बाद कौन सा है अनुनासिक के बाद वाला, संत में त आता है, तो त का वर्ग कौन सा है, ए वाला है तो, और उनका अंतिम अनुनासिक वर्ग कौन सा है, तो के न, तो यहाँ न आया। वैसे ही सब शब्दों को आप लोगों को ऐसे ही लिखना है। तो ये हमने जो हम देख रहे हैं वर्तनी, उसमें वर्ग के अंतुन अनुनासिक वर्ग के साथ अनुस्वार के चिन्ह के साथ जो हम देख रहे हैं, यहाँ तक का लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम रखते हैं। इसके बाद जब हम फिर मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक का हमने जो पढ़ा, लास्ट में हमने वर्ग के अंतिम अनुनासिक वर्ग के साथ और अनुस्वार चिन्ह के साथ जो हमने कोष्टक में देखा, वो पूरे का पूरा तरह यहाँ आप लोगों को एक बार पढ़कर आपकी पाठ्य पुस्तक है धोरण 9 की हिंदी, उसमें ये वर्तनी जो 12वें चैप्टर के बाद ये वर्तनी ऐसा टॉपिक हमें आपको दिया गया है, वो यहाँ तक का आप लोग एक बार पढ़ लेना है, और इस लेक्चर के सहारे, इस लेक्चर के साथ आप लोगों को एक बार समझ लेना है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ कैसा है। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक का देखा, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, और वर्तनी में आगे क्या आता है वो देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक काम रखते हैं।
ये जो बताया गया है, इसे आप लोगों को दूसरे और शब्द ढूंढ कर आप लोगों को वर्ग के अंतिम अनुनासिक वर्ग के साथ और अनुस्वार चिन्ह के साथ दो दो शब्द आप लोगों को अपनी फेयरबुक में वो लिखना है। ये आपका होमवर्क। और एक बार ये पूरा का पूरा वर्तन यहाँ तक का आप लोगों को एक बार पढ़कर समझ लेना है।